हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जीई जनरल इलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिट नंबर 1। सो गाइस, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जहाँ एक देश का डिसीजन दूसरे देश को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएसए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो इंडिया के स्टॉक मार्केट्स भी अफेक्ट होते हैं। अगर रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर होती है तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। ये सब इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशंस का ही एक पार्ट है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक अंडर यूनिट नंबर 1, व्हिच इज व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब आप वर्ड्स को देख के ही समझ सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरनेशनल, इंटर का मतलब होता है कि बीच में, नेशनल मतलब कंट्रीज, तो इसका मतलब हो गया कंट्रीज के बीच। फिर रिलेशंस, रिलेशंस का मतलब होता है कोई रिश्ता या संबंध। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब हुआ अलग अलग देशों के बीच का संबंध या कनेक्शन, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन को सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट इज दोस्ती या दुश्मनी। जैसे इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अच्छे हैं, पर इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स होती रहती है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। सेकेंड, ग्लोबल ट्रेड। जब इंडिया आईफोन्स इंपोर्ट करता है या फिर कोई और चीज़ इंपोर्ट करता है यूएस से या फिर चाइना से, सस्ते प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस का एक एस्पेक्ट है। थर्ड, क्रिकेट डिप्लोमेसी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं, पर जब क्रिकेट सीरीज होती है तो दोनों देश के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। ये भी एक तरीका है रिलेशन बिल्ड करने का। फोर्थ इज क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स। जब पेरिस एग्रीमेंट जैसे ग्लोबल एफर्ट्स बनते हैं क्लाइमेट चेंज फाइट करने के लिए, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पार्ट होता है। अब देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, पॉलिटिकल रिलेशंस। कंट्रीज के बीच डिप्लोमेसी और वॉर का मैटर, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन। सेकेंड, इकोनॉमिक रिलेशंस। ट्रेड और बिजनेसेस, जैसे इंडिया का यूएई के साथ ऑयल इंपोर्ट करना। थर्ड, कल्चरल रिलेशंस। म्यूजिक, मूवीज एंड एजुकेशन एक्सचेंज, जैसे के पॉप का इंडिया में पॉपुलर होना या इंडियन स्टूडेंट्स का फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना। ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों इम्पोर्टेंट है? हमें क्यों दूसरी कंट्रीज से रिलेशन रखने की ज़रूरत है, या फिर दूसरी कंट्रीज को क्यों हमसे या अदर कंट्रीज से रिलेशंस रखने की ज़रूरत है? तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज ग्लोबल अवेयरनेस। आज के टाइम में दुनिया इंटरकनेक्टेड है। एक देश का डिसीजन दूसरे देश को भी अफेक्ट करता है। सेकेंड, करियर अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने वाले लोग डिप्लोमेसी, जर्नलिज्म, पॉलिसी मेकिंग, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे फील्ड्स में जा सकते हैं। थर्ड, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। समझना जरूरी है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉपरेशन किस तरह शेप होते हैं, या फिर जैसे कंट्रीज ट्रेड और बिजनेस करके अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। लोग अलग अलग देशों की कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, और इससे ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और पैंडेमिक जैसे इश्यूज को मिलकर सॉल्व करना इजी होता है। या फिर देश एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सकते हैं। इससे शांति और पीस हमारे कंट्री के अंदर डेवलप होता है। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोचो, अगर हमारे रिलेशंस अच्छे रहेंगे कंट्रीज़ के साथ में, तो वॉर होने की कोई चांस ही नहीं है। या फिर हो सकता है कि हमारी कंट्री को किसी चीज़ की नीड हो, तो फिर जिस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज अंडरस्टैंडिंग स्पेस। हाउ डू वी सेंस आवर प्लैनेट? अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम अपनी दुनिया को कैसे परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं कि एक देश दूसरे देश से अलग कैसे है, बॉर्डर्स कहाँ से बनते हैं और दुनिया का स्ट्रक्चर कैसा है। अर्थ को समझने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं।
फर्स्ट इज जोग्राफिकल व्यू। हम मैप्स और बॉर्डर्स के थ्रू दुनिया को देखते हैं, जैसे इंडिया का पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न बॉर्डर है और चाइना के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर है। सेकेंड इज पॉलिटिकल व्यू। हर कंट्री अपनी टेरिटरी और पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जैसे चाइना साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम कर रहा है। थर्ड, इकोनॉमिक व्यू। कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, जैसे इंडिया आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। फोर्थ, कल्चरल व्यू। डिफरेंट रीजन्स के लोगों की लैंग्वेज, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस अलग होते हैं, जैसे इंडिया और जापान के रिलेशंस फ्रेंडली है क्योंकि दोनों कल्चर स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। फिफ्थ इज एनवायरमेंटल व्यू। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है जो हर कंट्री को अफेक्ट करता है, इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। हम अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं? हाउ डू वी सेंस आवर प्लैनेट? हमारी दुनिया मैप्स, सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू समझी जा सकती है। गूगल मैप्स और जीपीएस से हम एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। कंट्रीज अपनी बॉर्डर्स, रिसोर्सेज और पावर डिफाइन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट इमेज। जब नासा या इसरो अर्थ की फ़ोटोज़ कैप्चर करती है तो हमें समझ आता है कि कौन से एरियाज़ में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या कौन से रीजन्स पॉल्यूशन से अफेक्टेड है। सेकेंड इज क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स। जब हम देखते हैं कि आर्कटिक में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो हम समझ पाते हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट का इशू है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेस और ज्योग्राफी का रोल। कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज और ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर अपनी स्ट्रेंथ्स बनाती है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI एक एग्जाम्पल है कि कैसे ज्योग्राफी इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करती है। आर्कटिक रीजन पर अब बहुत सारी कंट्रीज अपनी क्लेम रख रही है क्योंकि वहाँ ऑयल और नेचुरल गैस का बड़ा रिजर्व है। अब हम लोग चलते हैं इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज वेज ऑफ नोइंग एंड बीइंग पीपल्स, हिस्ट्रीज एंड सिविलाइजेशन। बेसिकली लोग, उनकी हिस्ट्री और उनकी सभ्यता मतलब सिविलाइजेशंस भी इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करती है। हर देश की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है जो वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल, उनकी हिस्ट्री और उनके कल्चरल रूट से जुड़ती है। आज हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे, पीपल्स, हिस्ट्रीज और सिविलाइजेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीपल्स, लोग और उनका इम्पैक्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर खुद लोग होते हैं। लोग ही एक देश का कल्चर, ट्रेडिशंस और वैल्यूज डिफाइन करते हैं जो दुनिया के साथ उनके रिलेशंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। इंटरनेशनल रिलेशन में पीपल का क्या रोल है? फर्स्ट इज सॉफ्ट पावर। जब एक कंट्री अपने मूवीज, म्यूजिक, लैंग्वेज और कल्चर के थ्रू दूसरी कंट्रीज को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड मूवीज का ग्लोबल इम्पैक्ट या K-pop और कोरियन ड्रामास का क्रेज दुनिया भर में बढ़ना। सेकेंड इज डायस्पोरा इन्फ्लुएंस। जब एक देश के लोग दूसरे देश में सेटल होते हैं तो वो दोनों देश के बीच रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन डायस्पोरा USA और UK में स्ट्रॉन्ग है जो इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करता है। थर्ड, माइग्रेशन और रिफ्यूजी क्राइसिस। जब लोग एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करते हैं तो वो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस ने यूरोप के पॉलिटिक्स और पॉलिसीज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। बेसिकली पीपल, जो लोग होते हैं एक देश के, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्रीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आज का ग्लोबल पॉलिटिक्स सिर्फ करंट डिसीजंस पर नहीं बल्कि पास्ट के इवेंट्स पर भी डिपेंड करता है। कंट्रीज अपने पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉलोनियल हिस्ट्रीज और वॉर्स की वजह से आज भी एक दूसरे के साथ फ्रेंड या एनिमी जैसे बिहेव करती है। हिस्ट्री का इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट है? फर्स्ट इज कॉलोनियल लेगेसी। जिन देशों पर कभी कॉलोनियल रूल रहा उनका इंटरनेशनल स्टेटस और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर आज भी उससे अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और UK के रिलेशंस आज भी हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस होते हैं। सेकेंड, वॉर्स और अलायंसेस।
पास्ट में जो अलायंसेस और वॉर्स हुई हैं वो आज भी कंट्रीज़ के रिलेशंस को डिफाइन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी और जापान पीसफुल फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं क्योंकि उनका पास्ट अग्रेसिव था। थर्ड, पार्टीशन और बॉर्डर्स। कई कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि उनकी बाउंड्रीज हिस्ट्री में रॉन्गली डिवाइड की गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर इशू, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। नाउ सिविलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देयर ग्लोबल इम्पैक्ट। सिविलाइजेशन का मतलब है एक डेवलप्ड सोसाइटी जो अपनी कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आइडेंटिफाई होती है। हर सिविलाइजेशन का अपना यूनिक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होता है जो उसके इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस जो इंटरनेशनल रिलेशंस में रोल प्ले करती हैं, फर्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया और पाकिस्तान। ये दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन में से एक थी। ट्रेड और अर्बन प्लानिंग में बहुत आगे थी। आज भी इंडिया का फॉरेन ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। सेकंड, चाइनीज सिविलाइजेशन। कॉन्फ्यूजनिज्म और डायनेस्टीज का इम्पैक्ट आज भी चाइना की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और फॉरेन पॉलिसी में दिखता है। थर्ड इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ईरान रीजन। ये दुनिया की पहली राइटिंग सिस्टम और गवर्नेंस डेवलप करने वाली सिविलाइजेशन थी। आज भी मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ऑयल डिप्लोमेसी इस रीजन की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को दिखाता है। फोर्थ इज इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर, रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी एडवांस थी। आज भी इजिप्ट की स्विस कैनाल इकोनॉमी और अरब अफ्रीकन रिलेशंस इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दिखाती है। फिफ्थ इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोप एंड यूएसए। डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट मोस्टली ग्रीक, रोमन और यूरोपियन रेनेसेंस से इंस्पायर्ड है। यूएसए और यूके जैसे देश डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का एक्सपोर्ट करके अपनी सॉफ्ट पावर बिल्ड करते हैं। सिविलाइजेशन का इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या रोल है? फर्स्ट इज कल्चरल आइडेंटिटी और डिप्लोमेसी। कंट्रीज अपनी हेरिटेज और ट्रेडिशंस को डिप्लोमेटिकली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का योगा और आयुर्वेदा को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना। सेकेंड, रिलीजियस और फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस। कई बार कंट्रीज के रिलेशंस रिलीजन और फिलॉसफी के बेसिस पर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और जापान के बीच बुद्धिज्म की वजह से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। थर्ड, सिविलाइजेशन क्लैशेस। जब दो अलग सिविलाइजेशंस अपनी डोमिनेंस के लिए compete करती हैं, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ कंक्लूजन। आज हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड यूनिट के 3 टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया। इंटरनेशनल रिलेशंस का मीनिंग, हम अपनी दुनिया को कैसे परसीव करते हैं और कैसे पीपल्स, हिस्ट्रीज और सिविलाइजेशंस दुनिया के रिलेशंस को शेप करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज या मिलिट्री अलायंसेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ट्रेड, कल्चर, हिस्ट्री और पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी इसका हिस्सा हैं। दुनिया को समझने के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और कल्चरल। हर देश का अपना अलग विजन होता है और पीपल एक देश की आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं और सॉफ्ट पावर, डायस्पोरा और माइग्रेशन के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिस्ट्री आईआर को शेप करता है क्योंकि पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉलोनियलिज्म और वॉर्स आज के इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। सिविलाइजेशंस एक कंट्री की वैल्यूज़, फिलॉसफी और गवर्नेंस मॉडल को डिटरमाइन करते हैं जो उसके ग्लोबल इंटरैक्शंस में दिखता है। सो बेसिकली अगर हमें आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना है तो हमें हिस्ट्री, कल्चर और लोगों के पर्सपेक्टिव्स को भी समझना होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस एक डायनेमिक और इवॉल्विंग सब्जेक्ट है जो पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है ताकि हम फ्यूचर को समझ सके। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1 ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस GE। सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सून as possible.
Hello everyone, welcome back to my channel. I am Srishti. So first let's have a look at the syllabus. So as we already know, in this subject we have 5 units. So we will cover unit number 2 today, which is states, nations and markets. आज के वर्ल्ड में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनलिज्म का राइज और इकोनॉमी का रोल इंटरनेशनल रिलेशंस के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। हर कंट्री एक स्टेट होती है, लेकिन हर स्टेट एक नेशन नहीं होती। कोई भी कंट्री अपनी अथॉरिटी कैसे कंट्रोल करती है, कैसे नेशनलिज्म डेवलप होता है और कैसे मार्केट इकोनॉमी और पॉलिटिक्स कनेक्टेड होते हैं, ये सब हम आज के सेशन में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, विच इज स्टेट एंड डिफ्यूजन ऑफ अथॉरिटी और पावर। अगर हम स्टेट का सिंपल मतलब देखें तो इसका मतलब होता है एक डिफाइंड टेरिटरी जिसमें एक गवर्नमेंट होती है जो लॉज और रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है। स्टेट के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज टेरिटरी। हर स्टेट की एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है, जैसे इंडिया और चाइना की अपने डिफाइंड बॉर्डर्स हैं। सेकेंड, पॉपुलेशन। कोई भी स्टेट तभी एग्जिस्ट करेगा जब वहाँ लोग रहेंगे। थर्ड, गवर्नमेंट, जो लॉज बनाती है और कंट्री को कंट्रोल करती है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है और चाइना में कम्युनिस्ट रूल है। फोर्थ है सॉवरेनिटी। एक स्टेट का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है ताकि वो अपने रूल्स खुद बना सके। नाउ लेट्स सी पावर का डिफ्यूजन। पावर का डिफ्यूजन का मतलब है कि पावर सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, बल्कि अलग अलग लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सो द फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जो नेशनल लेवल पर डिसीजंस लेती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है। सेकेंड, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, जो लोकल इश्यूज को हैंडल करती है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली की गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसीज बनाती है जो स्टेट के अंदर आती है। थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट, जो सिटीज और विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जो सफाई और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन करती है। सो नाउ पावर का ग्लोबल डिफ्यूजन। सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही नहीं, बल्कि ग्लोबली भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सुपर पावर्स, यूएसए जैसे देश ग्लोबल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं। म्यूनिसिपल कंपनीज, गूगल, अमेजॉन जैसे कंपनीज भी कंट्रीज के इकोनॉमी और पॉलिसीज को इम्पैक्ट करती है। सो बेसिकली स्टेट एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो एक टेरिटरी और गवर्नमेंट के साथ एग्जिस्ट करता है। पावर सिर्फ एक लेवल पर नहीं होती, बल्कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ग्लोबल लेवल पर भी पावर सुपर पावर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एमएनसीज के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज नेशंस एंड नेशनलिज्म। अब तक हमने स्टेट और पावर डिफ्यूजन के बारे में समझा। अब हम नेशंस एंड नेशनलिज्म के टॉपिक को इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। स्टेट और नेशन के बीच डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है जिसमें एक गवर्नमेंट, टेरिटरी और लॉज होते हैं। नेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री शेयर करते हैं। दुनिया में हर स्टेट अपनी सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल पावर को डिफेंड करता है, लेकिन हर स्टेट एक नेशन नहीं होता। जैसे कि इंडिया एक स्टेट है, लेकिन इंडिया में कई अलग अलग नेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स और लैंग्वेजेस हैं। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें लोग अपनी नेशन के प्रति लॉयल्टी और प्राइड फील करते हैं। ये एक इमोशनल और पॉलिटिकल फोर्स है जो कंट्रीज को यूनिफाई करती है। नेशनलिज्म का ग्लोबल पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब किसी नेशन का नेशनलिज्म बढ़ता है तो उसका फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी असर पड़ता है। नेशनलिज्म और ग्लोबल पॉलिटिक्स। नेशनलिज्म के राइज होने से एक कंट्री अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है जो उसके फॉरेन पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल, यूके का यूरोपियन यूनियन से अलग होना, ये एक केस है जहां नेशनलिज्म ने इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट किया। यूके ने अपनी इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी दी और ईयू से अलग हो गया, जो एक इंटरनेशनल शिफ्ट था। फॉर एग्जांपल, चाइना का नेशनलिज्म भी अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स साउथ चाइना सी को जस्टिफाई करने के लिए यूज होता है।
What are the types of nationalism in international relations? First is civic nationalism. जब national identity, democracy और citizenship पर based होती है, for example USA, वहाँ की national identity अपने democratic values और constitution पर based है. Second, ethnic nationalism. जब नेशनल आइडेंटिटी एक स्पेसिफिक एथनिक, रेस या कल्चर पर बेस्ड होती है, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी का नाजी नेशनलिज्म जो एक स्पेसिफिक आर्यन रेस को सुपीरियर समझता है. थर्ड, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म. जब लोग अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं और फॉरेन रूल के अगेंस्ट यूनाइटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट या अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फोर्थ, इकोनॉमिक नेशनलिज्म. जब नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियाज मेक इन इंडिया कैंपेन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है. अब देखते हैं नेशनलिज्म के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस. फर्स्ट लेट्स सी पॉजिटिव इम्पैक्ट. फर्स्ट इज नेशनल यूनिटी. नेशनलिज्म से लोग अपनी कंट्री के लिए यूनाइटेड होते हैं, जैसे इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट जहां सब लोग एक साथ ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट यूनाइटेड हुए. सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ. लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट मिलता है जब नेशनलिज्म हाई होता है, जैसे मेक इन इंडिया कैंपेन लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है. अब देखते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स. फर्स्ट इज एक्सट्रीम नेशनलिज्म. जब एक देश दूसरे देश को इंफीरियर समझने लगता है, जैसे जर्मनीज नाजी आइडियोलॉजी जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स को एक्सप्लॉइट करती है. सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट और वॉर. एक्सेसिव नेशनलिज्म की वजह से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जहां नेशनलिज्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस. सर्टेन एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स को डिस्क्रिमिनेट करना. अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज स्टेट्स एंड मार्केट्स. आज के ग्लोबल वर्ल्ड में स्टेट्स और मार्केट्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है. ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन मार्केट्स अपने आप में काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जबकि स्टेट्स अपनी पॉलिसीज और रेगुलेशंस के थ्रू मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं. स्टेट्स अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज और रेगुलेशंस के जरिए मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं. जब एक स्टेट अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है तो वो मार्केट्स को डायरेक्शन और ग्रोथ दे सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना का मॉडल. चाइना ने अपनी मार्केट को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा और अपनी स्टेट रन कंपनीज को बड़ा कर दिया. आज वो ग्लोबल मार्केट्स में एक मेजर प्लेयर है. या फिर जैसे इंडिया का लिबरलाइजेशन. 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने स्टेट कंट्रोल को कम करके अपने मार्केट्स को ओपन किया. ये मूव इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने के लिए इम्पोर्टेंट था. नाउ लेट्स सी मार्केट्स का रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस. मार्केट्स का इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सिस्टम्स एक कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं. ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कंट्रीज को ट्रेड रिलेशंस स्टैब्लिश करने में मदद करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर. जब यूएस ने चाइना पर टैरिफ्स लगाए तो इससे ग्लोबल मार्केट्स और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर फर्क पड़ा. एमएनसी और ग्लोबल मार्केट्स. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एमएनसीज जैसे गूगल, अमेजॉन और फेसबुक का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट्स को शेप करते हैं. एमएनसीज अपने कॉरपोरेट पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का इंडिया में प्रोडक्शन सेटअप करना. ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना था. अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स जायंट्स इंडिया की रिटेल पॉलिसीज़ को शेप करते हैं. थर्ड इज स्टेट्स और मार्केट्स का कॉन्फ्लिक्ट. कभी कभी स्टेट्स और मार्केट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ और सॉवरेनिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है. इकोनॉमिक सॉवरेनिटी वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स. इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का मतलब है कि एक देश अपने इकोनॉमिक डिसीजंस खुद ले, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स और एमएनसीज का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 ने कंट्रीज को अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट इंटरवेंशन
इंटरवेंशन की तरफ मूव करने पर मजबूर किया। ग्रीस डेब्ट क्राइसिस, जब ग्रीस ने अपनी सॉवरेनिटी पॉलिसीज को फॉलो करते हुए डेब्ट को मैनेज करने की कोशिश की तो यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने प्रेशर डाला। नाउ लेट्स सी स्टेट्स और मार्केट्स का म्यूचुअल बेनिफिट। स्टेट्स और मार्केट के बीच एक इंटरडिपेंडेंस भी होती है। स्टेट्स अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू मार्केट को ग्रो करने का मौका देते हैं और मार्केट्स कंट्री की इकोनॉमिक पावर को ग्लोबल लेवल तक एक्सटेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लोज, कंट्रीज अपने फॉरेन पॉलिसीज के जरिए ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जैसे इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब एक स्टेट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को फेवरेबल बनाता है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, जो मार्केट और इकोनॉमी दोनों को बेनिफिट करता है। सो बेसिकली स्टेट्स और मार्केट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टेट्स अपनी पॉलिसीज के जरिए मार्केट्स को शेप करती हैं और मार्केट्स अपने ग्लोबल इम्पैक्ट के जरिए स्टेट्स को डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। ग्लोबल मार्केट्स और MNCs का स्टेट सॉवरेनिटी पर इम्पैक्ट होता है जब ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स कंट्रीज के इकोनॉमिक डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक सॉवरेनिटी और ग्लोबल इंटीग्रेशंस के बीच बैलेंस होना ज़रूरी है, जिससे स्टेट्स अपने फॉरेन पॉलिसी के जरिए मैनेज करते हैं। सो नाउ कंक्लूजन। आज हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के सेकेंड यूनिट स्टेट्स, नेशंस एंड मार्केट्स के तीनों टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया। स्टेट और पावर के डिफ्यूजन, नेशंस एंड नेशनलिज्म और स्टेट और मार्केट्स। सो बेसिकली अंडर आवर फर्स्ट टॉपिक स्टेट एंड डिफ्यूजन ऑफ अथॉरिटी और पावर, इसके अंदर हमने देखा स्टेट एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है जो टेरिटरी और गवर्नमेंट के साथ एग्जिस्ट करता है। पावर का डिफ्यूजन का मतलब है पावर सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, बल्कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ग्लोबल पावर डिफ्यूजन भी होता है जिसमें सुपर पावर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और MNCs इन्फ्लुएंस करते हैं। देन सेकेंड टॉपिक विच वाज नेशंस एंड नेशनलिज्म। इसके अंदर स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है जबकि नेशन एक कल्चरल और इमोशनल आइडेंटिटी है। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो लॉयल्टी और प्राइड को प्रमोट करती है और कंट्रीज को यूनाइट करती है, लेकिन एक्सट्रीम नेशनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स भी ला सकता है। नेशनलिज्म का राइज ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे चाइना का टेरिटोरियल नेशनलिज्म। Then the last topic was states and markets. स्टेट्स और मार्केट्स का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स होता है। स्टेट्स अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज और रेगुलेशंस के थ्रू मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज का इन्फ्लुएंस कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन रिलेशंस को शेप करता है। स्टेट्स और मार्केट्स के बीच इंटरडिपेंडेंसी होती है, लेकिन कभी कभी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी और ग्लोबल इंटीग्रेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। सो दिस वाज आवर यूनिट नंबर 2 ऑफ आवर GE अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Srishti. Today we will start with unit number 3. So सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। So our third unit is inequalities. आज के वर्ल्ड में इनइक्वालिटी हर लेवल पर देखी जाती है, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल। ये इनइक्वालिटीज ना सिर्फ कंट्रीज के बीच बल्कि डिफरेंट रीजन्स और पीपल के बीच भी होती है। इन इनइक्वालिटीज का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आज हम 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज समझेंगे। फर्स्ट इज पॉलिटिको मिलिट्री इनइक्वालिटी, बिग स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स। Second is economic inequality, rich states and poor states. Third is climate change, global common and differentiated responsibilities. So ये सब हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज पॉलिटिको मिलिट्री इनइक्वालिटी। पॉलिटिको मिलिट्री इनइक्वालिटी का मतलब है बड़े देश अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर का यूज छोटे देशों के ऊपर डोमिनेंस बनाने के लिए करते हैं। ये अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर दुनिया के पॉलिटिकल रिलेशंस को शेप करता है। सबसे पहले बात करते हैं बिग स्टेट्स की। बिग स्टेट्स वो कंट्रीज होती है जो लार्ज टेरिटरीज, पावरफुल मिलिट्री और ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखती है। ये देश अपनी फॉरेन पॉलिसीज और मिलिट्री स्ट्रेंथ के जरिए दुनिया के दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए एक सुपर पावर है जिसका स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। वो अपने फॉरेन पॉलिसी को दुनिया के डिफरेंट रीजन्स पर अप्लाई करता है, जैसे मिडिल ईस्ट में मिलिट्री प्रेजेंस या नाटो के थ्रू ग्लोबल डिप्लोमेसी, या फिर जैसे चाइना अपनी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपनी इन्फ्लुएंस को साउथ चाइना सी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू बढ़ा रहा है। सो नाउ लेट्स सी स्मॉल स्टेट्स। स्मॉल स्टेट्स वो कंट्रीज होती है जो टेरिटरी, पॉपुलेशन और मिलिट्री स्ट्रेंथ में कंपैरेटिवली वीक होती है। ये देश अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े स्टेट्स के इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स जैसे छोटे आइलैंड्स अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स और इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज के लिए बड़े स्टेट्स जैसे इंडिया और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। या फिर जैसे भूटान अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिया के इन्फ्लुएंस के अंडर रखता है और अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अब हम देखते हैं पॉलिटिको मिलिट्री इनइक्वालिटी के इम्पैक्ट्स। फर्स्ट इज ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। बिग स्टेट्स के पास ग्लोबल इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ये स्टेट्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इंटरनेशनल बॉडीज में वीटो पावर रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए और रशिया का यूएनएससी में वीटो पावर होना, जो स्मॉल स्टेट्स के इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड इज सिक्योरिटी डिलेमास। स्मॉल स्टेट्स को अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े स्टेट्स की मिलिट्री असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन को रशिया के मिलिट्री थ्रेट से बचाने के लिए नाटो की सपोर्ट चाहिए थी। थर्ड इज इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल डिसीजंस। बिग स्टेट्स अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिवरेज का यूज करते हैं छोटे स्टेट्स को अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस और यूरोप का इन्फ्लुएंस डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड एग्रीमेंट और डिप्लोमेटिक डिसीजंस में इम्पैक्ट करता है। सो बेसिकली पॉलिटिको मिलिट्री इनइक्वालिटी दुनिया के ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। बिग स्टेट्स अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के थ्रू दुनिया के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि स्मॉल स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए बड़े स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं। ग्लोबल डिसीजंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को ये इनइक्वालिटीज शेप करती है, जो स्मॉल स्टेट्स के पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑटोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिच स्टेट्स, पुअर स्टेट्स। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब है कि रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। फर्स्ट इज रिच स्टेट्स। रिच स्टेट्स वो कंट्रीज होती है जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, एडवांस टेक्नोलॉजी और लार्ज इंडस्ट्रियल बेस रखती है। इन देशों का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत हाई होता है और इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होती है। जैसे हम रिच स्टेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, यूएसए दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स में इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज जर्मनी यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक पावर हाउस है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से दुनिया की इकोनॉमी को शेप करता है। या फिर जापान भी एक रिच स्टेट है जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में लीडिंग है और ग्लोबल मार्केट्स में अपना डोमिनेंस रखता है। अब देखते हैं पुअर स्टेट्स वो कंट्रीज है जो लो इनकम इकोनॉमीज, लिमिटेड रिसोर्सेज और अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रखती है। इन देशों की जीडीपी बहुत कम होती है और वो डेवलप्ड कंट्रीज के इकोनॉमिक सिस्टम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये देश अपनी पॉवर्टी, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन और हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए फॉरेन एड और लोन्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुअर स्टेट्स, फर्स्ट इज सोमालिया एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है जहां सिविल वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी लो है। सेकेंड इज अफगानिस्तान भी एक पुअर स्टेट है जहां सिक्योरिटी कंसर्न्स और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लो है। अब देखते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ग्लोबल इम्पैक्ट्स। फर्स्ट इज ट्रेड रिलेशनशिप्स। रिच स्टेट्स अपने इकोनॉमिक पावर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज करते हुए ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स को शेप करते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए, ईयू और चाइना का ग्लोबल ट्रेड। रिच स्टेट्स ट्रेड डील्स और इकोनॉमिक सैंक्शंस का यूज करते हैं अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, और वहीं पुअर स्टेट्स को फेयर ट्रेड एग्रीमेंट्स का एक्सेस नहीं मिल पाता और उनके मार्केट्स भी डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका का सिचुएशन, अफ्रीकन कंट्रीज को अपनी नेचुरल रिसोर्सेज बेचने के लिए लो प्राइसेस मिलते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को बेचकर हाई प्राइसेस कमाते हैं। नाउ सेकेंड इज डेब्ट एंड डिपेंडेंसी। पुअर स्टेट्स को एक्सटर्नल डेट और फॉरेन लोन्स की वजह से अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिका कंट्रीज जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, उनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को आईएमएफ के गाइडलाइंस के अंडर एडजस्ट करना पड़ता है। रिच स्टेट्स अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के थ्रू पुअर स्टेट्स को डेट ट्रैप में डाल सकते हैं, जिससे वो अपनी सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी खोते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका डेट क्राइसिस, श्रीलंका को अपने डेट रीपेमेंट के लिए फॉरेन लोन्स देने वाले कंट्रीज से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी थी, जो उनके इकोनॉमिक क्राइसिस का रीजन बना। एंड थर्ड इज ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज। पुअर स्टेट्स को पॉवर्टी, इलिटरेसी और पुअर हेल्थ केयर की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सब सहारा अफ्रीका, यहाँ पॉवर्टी, डिजीज और लैक ऑफ एजुकेशन पुअर स्टेट्स की डेवलपमेंट को स्लो करते हैं। रिच स्टेट्स अपनी एडवांस्ड हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हाई ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इन कंट्रीज में लो पॉवर्टी रेट, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और हाई लिटरेसी रेट है। सो बेसिकली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से रिच और पुअर स्टेट्स के बीच ट्रेड, फॉरेन पॉलिसी और डेवलपमेंट को लेकर मेजर डिफरेंसेस होते हैं। रिच स्टेट्स अपनी फाइनेंशियल पावर और ग्लोबल ट्रेड इन्फ्लुएंस का यूज करते हुए ग्लोबल पॉलिसीज को शेप करते हैं, जबकि पुअर स्टेट्स को फॉरेन एड और लोन्स के थ्रू अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना पड़ता है। डेट ट्रैप्स और डिपेंडेंसी पुअर स्टेट्स को अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से दूर कर देते हैं, जबकि रिच स्टेट्स अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स को डोमिनेट करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक विच इज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कॉमन्स एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है जो हर कंट्री को अफेक्ट करता है, लेकिन हर कंट्री का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होते हैं। ये टॉपिक ग्लोबल कॉमन्स और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने में मदद करेगा। फर्स्ट इज ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब है वो रिसोर्सेज या एरियाज जो सारे देशों के लिए अवेलेबल होते हैं और जिनका यूज और प्रिजर्वेशन पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्लोबल कॉमन्स में क्या आता है? फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, मतलब कि हवा, एयर पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन से एटमॉस्फेयर को डैमेज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज का मेन कॉज है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन एमिशंस का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो किसी एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। सेकेंड इज ओशंस, मतलब समुंदर। ओशंस में पॉल्यूशन और ओवरफिशिंग से इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक पॉल्यूशन जो ओशंस को अफेक्ट करता है वो ग्लोबल इशू है, क्योंकि हर कंट्री को इसके इम्पैक्ट से डील करना पड़ता है। थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो दुनिया के लंग्स कहलाता है, अगर ये डिस्ट्रॉय होता है तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। सो बेसिकली ग्लोबल कॉमन्स को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि सभी देश इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सभी कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पेरिस एग्रीमेंट 2015 में दुनिया के सभी देश क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल टारगेट सेट करते हैं। नाउ लेट्स सी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि हर देश के क्लाइमेट चेंज का टैकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। सभी देश इक्वल नहीं होते इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज। तो इसके अंदर देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, ईयू कंट्रीज, जापान ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन किया
किया और ग्रीन हाउस गैसेस का मेन कंट्रीब्यूटर बने। इन देशों की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इन्होंने क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जांपल यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और उनके हाई कार्बन एमिशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पर ज़्यादा है। बेसिकली इन कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लाइमेट फिनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोवाइड करें और अपने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए स्ट्रिक्टर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करें। अब हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में उतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं की और उनकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरनमेंट के लिए चैलेंज है, लेकिन इन कंट्रीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन को भी प्रायोरिटी देनी पड़ती है। ये देश अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल हेल्प डेवलपमेंट कंट्रीज से चाहिए होती है। सो नाउ लेट्स सी प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज CBDR। ये प्रिंसिपल कहता है कि सभी देशों को क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं। फॉर एग्जांपल पेरिस एग्रीमेंट के तहत डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके। CBDR से ये इंश्योर होता है कि पूरे वर्ल्ड को एक कॉमन गोल के लिए काम करना होगा, लेकिन हर कंट्री अपनी कैपेसिटी और सिचुएशन के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगी। सो नाउ लेट्स सी क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल इम्पैक्ट्स। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल कॉमन्स और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के इश्यूज को हाईलाइट करता है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को होता है, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग। ग्लोबल इम्पैक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हीट वेव्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स और साइक्लोन्स हर रीजन को अफेक्ट करते हैं। ये इश्यूज ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत को दिखाते हैं। सेकेंड इज राइजिंग सी लेवल्स। स्मॉल आइलैंड नेशंस जैसे मालदीव्स, फिजी को सी लेवल राइज से सबसे ज़्यादा थ्रेट है क्योंकि उनका टेरिटरी ख़त्म हो सकता है। अब इसके लिए क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं, एक्शंस बीइंग टेकन। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे पेरिस एग्रीमेंट 2015 जो ग्लोबल टारगेट सेट करता है ताकि क्लाइमेट चेंज को लिमिट किया जा सके। क्लाइमेट फिनेंस का सिस्टम है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो बेसिकली ग्लोबल कॉमन्स वो रिसोर्सेज हैं जो सभी देशों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी कंट्रीज की है। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल एमिशंस और रिसोर्सेज। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है, लेकिन उसे टैकल करने की अप्रोच सभी कंट्रीज की कैपेसिटी और सिचुएशन के हिसाब से अलग होती है। सो नाउ कंक्लूजन। आज हमने इनइक्वालिटीज के 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया, पॉलिटिको मिलिट्री इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज। पॉलिटिको मिलिट्री इनइक्वालिटी में बड़े देश अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर के जरिए स्मॉल स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में रिच स्टेट्स अपने इकोनॉमिक पावर का यूज करते हैं जबकि पुअर स्टेट्स को फॉरेन एड और लोन्स की जरूरत पड़ती है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल इशू है जिसमें ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करना सभी देशों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के रोल्स अलग होते हैं। इन इनइक्वालिटीज़ का इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जहां कंट्रीज़ अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल कैपेसिटीज़ के हिसाब से ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। सो दिस वाज आवर यूनिट नंबर 3। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Srishti and today we will start with unit number 4, which is sites of conflict and forms of violation. दुनिया में हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट और वायलेशन होते रहते हैं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री क्लैशेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डायमेंशंस को भी अफेक्ट करते हैं। सो इस यूनिट में हम 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। फर्स्ट इज चेंजिंग लैंडस्केप, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड इज फॉर्म्स ऑफ वायलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज चेंजिंग लैंडस्केप, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है डिसएग्रीमेंट या क्लैश जो कंट्रीज, कम्युनिटीज या इंडिविजुअल्स के बीच होता है। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टाइम के साथ काफ़ी बदल गया है और ये इवॉल्व होता रहा है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट।
पहले कॉन्फ्लिक्ट मेनली स्टेट टू स्टेट वॉर्स होते थे। ये वॉर्स टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, कोलोनियलिज्म या रिसोर्स कंट्रोल के लिए होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। ये वॉर्स मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशंस थे जिसमें स्टेट अपने टेरिटरी और रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे थे। सेकेंड इज मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स। आजकल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा एसिमेट्रिक्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच होता है, यानी अब टेररिस्ट ग्रुप्स, रेबल मूवमेंट्स और सिविल वॉर्स ज्यादा देखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीरिया का सिविल वॉर, यहाँ एक स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। साइबर वॉरफेयर भी एक मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें कंट्रीज अपने एनिमीज के सिस्टम्स को हैक करके उन्हें डिस्टेबलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया का हैकिंग एलिगेशन इन यूएस इलेक्शंस। इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स में फिजिकल वॉरफेयर नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। So now let's see nature of conflict is changing due to first टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आने से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर अटैक्स काफ़ी बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल स्टक्सनेट अटैक जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करता था, एक साइबर वॉरफेयर का एग्जाम्पल है। सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स का स्कोप बढ़ गया है और अब ये क्रॉस बॉर्डर इश्यूज बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म एक ऐसी थ्रेट है जो दुनिया के हर कोने को अफेक्ट कर सकती है। थर्ड, नॉन स्टेट एक्टर्स। आजकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, रेबल ग्रुप्स और एनजीओज भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का पार्ट बन चुके हैं। नाउ लेट्स सी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। वायलेंस के कई फॉर्म्स हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता बल्कि साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। सो फर्स्ट टाइप इज फिजिकल वायलेंस। ये डायरेक्ट वायलेंस होता है जो पीपल को फिजिकली हार्म करता है। फॉर एग्जाम्पल वॉर वायलेंस, टेररिस्ट अटैक्स, जेनोसाइड जैसे एक्ट्स। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल वायलेंस। ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है जो सोशल सिस्टम्स के थ्रू होता है। इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन इस टाइप ऑफ वायलेंस के पार्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी स्ट्रक्चरल वायलेंस का पार्ट है जिसमें सर्टेन ग्रुप्स को सिस्टमैटिकली ऑपरेस्ड किया जाता है। थर्ड इज साइकोलॉजिकल वायलेंस। ये वायलेंस मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट करता है जो फिजिकल इंजरीज से ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डाल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस में एक पार्टनर दूसरे को इमोशनली और मेंटली अब्यूज़ करता है, या फिर टॉर्चर और प्रिजन अब्यूज़ जो लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल डैमेज करते हैं। फोर्थ इज कल्चरल वायलेंस। ये वायलेंस कल्चरल ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस के थ्रू होता है जिसमें एक कम्युनिटी या ग्रुप को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हुए वायलेंट एक्शंस करने पर मजबूर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो वायलेंट एक्ट्स जैसे बॉम्बिंग और हेट क्राइम्स का रीजन बन सकता है। नाउ लेट्स सी इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। फर्स्ट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन। वायलेंस की वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं जिससे यूएन जैसे बॉडीज को एड्रेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सीरिया का सिविल वॉर। सेकेंड इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वायलेंस के कारण पॉलिटिकल सिस्टम्स अनस्टेबल हो जाते हैं और इससे इंटरनेशनल पीस को थ्रेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में तालिबान का राइज और यूएस इन्वॉल्वमेंट। सो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स का नेचर इवॉल्व होता है। ट्रेडिशनल वॉर्स अब मॉडर्न, नॉन स्टेट एक्टर्स और साइबर वॉरफेयर तक एक्सपैंड हो गए हैं। वायलेंस के डिफरेंट फॉर्म्स है, फिजिकल, स्ट्रक्चरल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल, जो हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस का इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस पर पड़ता है जिसमें ह्यूमन राइट इश्यूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल पीस थ्रेटन होते हैं। सो नाउ लेट्स सी कंक्लूजन। तो हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस का नेचर टाइम के साथ इवॉल्व हो गया है। ट्रेडिशनल स्टेट टू स्टेट वॉर से लेकर मॉडर्न एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स तक अब साइबर वॉरफेयर, टेररिज्म और नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप कर रहे हैं। वायलेंस के डिफरेंट फॉर्म्स फिजिकल, स्ट्रक्चरल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल सिर्फ मिलिट्री लेवल पर नहीं बल्कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं होते बल्कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करते हैं। इसीलिए इनको समझना और सॉल्यूशंस ढूंढना क्रूशियल है फॉर ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी। सो दिस वाज आवर यूनिट नंबर 4।
Hello everyone, welcome back to my channel. I am Srishti and today we will cover unit number 5 of our general elective Understanding International Relations. So let's have a look at the syllabus. So guys, इस सब्जेक्ट का ये लास्ट यूनिट है. So basically under unit number 5, knowing our virtual and creative world, the visual turns in international relations. There are 3 topics: internet, museum and cinemas. So ये तीनों हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. आज के डिजिटल और क्रिएटिव एरा में हमारी दुनिया सिर्फ फिजिकल बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वर्चुअल और क्रिएटिव स्पेसेस भी इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करते हैं. ये यूनिट उसी वर्चुअल और क्रिएटिव वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस को समझेगा, जैसे इंटरनेट, म्यूजियम्स और सिनेमास का रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे बदल रहा है. हम सब जानते हैं कि मीडिया और टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस ग्लोबल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर काफ़ी बढ़ गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ इंटरनेट. इंटरनेट दुनिया का एक ग्लोबल विलेज बन चुका है. आज के टाइम में इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और ग्लोबल नेटवर्किंग को शेप करता है. इंटरनेट का रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस. फर्स्ट इज ग्लोबल कम्युनिकेशन. इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट और एक्सेसिबल बनाया है. देश विदेश के बीच इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली शेयर हो सकती है. ये ग्लोबल पॉलिटिकल डिसीजंस और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जांपल, अरब स्प्रिंग 2010-2011 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर ने लोगों को मोबिलाइज किया, जिसे गवर्नमेंट प्रोटेस्ट और रिजीम चेंज करने के लिए यूज़ किया गया. सेकेंड है सोशल मीडिया डिप्लोमेसी. सोशल मीडिया ने गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अपने व्यूज़ और पॉलिसीज़ को डायरेक्टली दुनिया तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म दिया है. फॉर एग्जांपल, यूएस प्रेसिडेंट्स और यूएन ऑफिशियल्स का ट्विटर यूज़, बैरक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के थ्रू फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस और ग्लोबल डिप्लोमेसी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया. फॉर एग्जांपल, इंडिया का डिजिटल डिप्लोमेसी. इंडिया ने सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने ग्लोबल इमेज को इन्हांस किया और अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया है. थर्ड इज साइबर वॉरफेयर एंड साइबर डिप्लोमेसी. इंटरनेट ने ना सिर्फ कम्युनिकेशन को ईजी बनाया है, बल्कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर भी इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट बन गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, रशिया के इंटरफेरेंस इन द यूएस इलेक्शंस 2016, साइबर अटैक्स और हैकिंग ने ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट किया है. फोर्थ इज ग्लोबल मूवमेंट्स एंड एक्टिविज्म. इंटरनेट ने ग्लोबल मूवमेंट्स को मोबिलाइज करने का एक पावरफुल टूल दिया है. ग्लोबल प्रोटेस्ट, एडवोकेसी कैंपेन्स और ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट कैंपेन्स को स्प्रेड करने के लिए इंटरनेट का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, #MeToo मूवमेंट. ये ग्लोबल मूवमेंट जो सेक्सुअल हरासमेंट और जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ है, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू स्प्रेड हुआ और इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट किया. फिफ्थ इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को ग्लोबल लेवल पर एक्सेसिबल बना दिया है. आज कोई भी न्यूज़, पॉलिटिकल डिबेट्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का रियल टाइम एक्सेस मिलता है. जैसे ग्लोबल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स जैसे BBC, CNN दुनिया के हर कोने में हो रहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को इंस्टेंटली कवर करते हैं. सो नाउ लेट्स सी इंटरनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस. पहले देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. फर्स्ट इज ग्लोबल कनेक्टिविटी. इंटरनेट ने स्टेट्स और सिटीजन्स के बीच कम्युनिकेशन को ईजी और फास्ट बनाया है. सेकेंड इज डिजिटल डिप्लोमेसी. ग्लोबल लीडर्स को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है अपने इंटरनेशनल ऑडियंस से. थर्ड इज एक्टिविज्म एंड ट्रांसपेरेंसी. ग्लोबल इशूज़ को रेस करने में हेल्प मिलती है, जैसे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस या एनवायरमेंटल क्राइसिस. अब देखते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स. फर्स्ट इज साइबर अटैक्स एंड सिक्योरिटी इशूज़. कंट्रीज़ अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ का सामना करते हैं. सेकेंड इज़ डिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़. इंटरनेट पे फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होना भी इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्टेबलाइज कर सकता है. थर्ड इज डिजिटल डिवाइड. सभी कंट्रीज़ के पास इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की सेम एक्सेस नहीं होती, जो उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को अफेक्ट कर सकता है. सो बेसिकली इंटरनेट ने कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी और ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक नए लेवल पर पुश किया है. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाया है
है और इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप किया है। इंटरनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल कोऑपरेशन पर पड़ता है, जिसे समझना ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ म्यूजियम्स। म्यूजियम्स को ट्रेडिशनल रूप में हम सिर्फ कल्चरल और हेरिटेज का रिपोजिटरी समझते हैं, लेकिन आज के टाइम में उनका ग्लोबल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट है। सो नाउ लेट्स सी म्यूजियम्स का रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। फर्स्ट इज कल्चरल डिप्लोमेसी। म्यूजियम्स अपनी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स और एग्जीबिशंस के जरिए कल्चरल डिप्लोमेसी का एक टूल बन गए हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कंट्रीज़ अपने कल्चर, आर्ट और हिस्ट्री को दूसरे देशों तक प्रेजेंट करती है ताकि अपनी सॉफ्ट पावर को इन्हांस कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल लोवेर म्यूजियम फ्रांस, ये म्यूज़ियम अपने आर्ट एग्जीबिशन के ज़रिए फ्रांस का कल्चरल इमेज ग्लोबली प्रमोट करता है। या फिर अ म्यूज़ियम इन यूएसए, ये म्यूज़ियम यूएसए के कल्चर और हिस्ट्री ग्लोबली शोकेस करता है, जो कल्चरल एक्सचेंजेस को प्रमोट करता है। सेकेंड इज रीपेट्रिएशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। एक इम्पॉर्टेंट इशू है रीपेट्रिएशन, यानी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को उनके ओरिजिनल कंट्रीज में वापस भेजना। कई बार कॉलोनियल पावर्स ने कल्चरल ट्रेजर्स को अपने म्यूजियम में एग्जिबिट करने के लिए अपने देश के लिए लिया था और ये अब इंटरनेशनल नेगोशिएशंस का पार्ट बन गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्गिन मार्बल्स, ये एंशियंट ग्रीक स्कल्पचर्स जो पहले ब्रिटिश म्यूजियम्स में थे, अब उनको ग्रीस के पार्थेनन टेम्पल में वापस भेजने की डिमांड हुई। थर्ड इज प्रमोटिंग पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। म्यूजियम्स अपने एग्जीबिशन के थ्रू ग्लोबल पीस और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं। ये एक ऐसा स्पेस है जहां लोग डिफरेंट कल्चर्स और हिस्ट्री को समझ सकते हैं, जिससे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिड्यूस किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम यूएसए, ये म्यूजियम हॉलोकॉस्ट की हॉरर्स को समझने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के अवेयरनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। फोर्थ इज म्यूजियम्स एज न्यूट्रल ग्राउंड्स। म्यूजियम्स कभी कभी न्यूट्रल ग्राउंड्स भी बन जाते हैं जहां इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और डिप्लोमेसी होती है। कंट्रीज अपनी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को म्यूजियम्स और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में होल्ड करते हैं ताकि उनके डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है और कंट्रीज अपने कल्चरल हेरिटेज को एक कॉमन ग्राउंड पे रखती है। नाउ लेट्स सी म्यूजियम्स के कुछ इम्पैक्ट्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। फर्स्ट इज कल्चरल अवेयरनेस एंड एक्सचेंज। म्यूजियम से कल्चरल अवेयरनेस प्रमोट होता है, जो ग्लोबल कॉर्पोरेशन को इंक्रीज करता है। कंट्रीज अपने कल्चर को शोकेस करने के लिए म्यूजियम्स का यूज़ करते हैं, जिससे सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियाज़ नेशनल म्यूजियम, ये म्यूजियम अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को दुनिया के सामने लाता है, जिससे इंडिया का ग्लोबल इमेज इम्प्रूव होता है। सेकेंड इज नेशनल आइडेंटिटी एंड ग्लोबल इमेज। म्यूजियम्स अपने नेशन की आइडेंटिटी को ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं। ये देश के हिस्टोरिकल नरेटिव्स और कल्चरल प्राइड को शोकेस करता है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश म्यूजियम यूके, ये म्यूजियम अपने कॉलोनियल हिस्ट्री और आर्टिफैक्ट्स को शोकेस करता है, जो ब्रिटिश आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इसी वजह से रिपैट्रिएशन डिबेट्स भी होती हैं। थर्ड इज कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज। म्यूजियम्स भी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स बन सकते हैं, जब आर्टिफैक्ट्स या कल्चरल ट्रेजर्स को डिस्प्यूटेड रीजन से लेकर वहां एग्जिबिट किया जाता है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं और डिप्लोमेटिक टेंशंस क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II नाजी रिजीम ने बहुत से कल्चरल आर्टिफैक्ट्स लूट लिए और उनका रिपाट्रिएशन आज भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का कॉज बन रहा है। सो बेसिकली म्यूजियम्स एक इम्पॉर्टेंट टूल है कल्चरल डिप्लोमेसी को इन्हांस करने के लिए, जिससे कंट्रीज अपने कल्चर, हिस्ट्री और आइडेंटिटी को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस करती है। रिपाट्रिएशन इश्यूज जैसे एल्गिन मार्बल्स या कॉलोनियल लूट इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और कंट्रीज
के बीच डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का पार्ट बनते हैं। म्यूजियम्स ग्लोबल पीस और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स और कंट्रोवर्सीज भी इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक विच इज सिनेमाज। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और कल्चर को शेप करने का एक पावरफुल मीडियम है। फिल्मों का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस और सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने में बहुत बड़ा रोल होता है। सिनेमास का रोल क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में? फर्स्ट इज सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। सिनेमा एक सॉफ्ट पावर का टूल बन गया है जिसमें कंट्रीज अपने कल्चर और वैल्यूज को इंटरनेशनली प्रमोट करते हैं। ये एक पावरफुल मीडियम है जो ग्लोबल इमेज बिल्डिंग में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हॉलीवुड फिल्म्स दुनिया के हर कोने में पॉपुलर हैं और ये अमेरिकन कल्चर और वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। ये यूएसए के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को स्ट्रेंथन करते हैं। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, इंडिया का सिनेमा भी अपने कल्चर, म्यूजिक और सोशल वैल्यूज़ को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने का एक टूल है। बॉलीवुड की फिल्म्स ग्लोबल लेवल पर इंडियन सॉफ्ट पावर को शोकेस करते हैं। नाउ सेकंड इज सिनेमैटिक प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिकल मैसेजिंग। सिनेमास कभी कभी प्रोपेगेंडा टूल्स बन जाते हैं जहां कंट्रीज अपने पॉलिटिकल मैसेजेस या नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं। ये फिल्म्स ग्लोबल पॉलिटिकल ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 प्रोपेगेंडा फिल्म्स, नाजी जर्मनी ने अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए फिल्म्स का यूज़ किया और यूएस और यूके ने अपने सोल्जर्स को मोटिवेटेड करने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई थी। या फिर एग्जांपल ले लो कोल्ड वॉर सिनेमाज। यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों ने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को सिनेमा के जरिए प्रमोट किया। थर्ड इज क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। सिनेमास क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं। कंट्रीज अपनी फिल्म्स के जरिए दूसरे देशों के कल्चर को समझने में मदद करते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अंडरस्टैंडिंग और कॉर्पोरेशन को इंक्रीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फिल्म को प्रोडक्शंस, फिल्म्स को डिफरेंट कंट्रीज मिलकर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इंडिया और यूके का कोलैबोरेशन इन मूवीज लाइक स्लमडॉग मिलियनेयर। फोर्थ इज सिनेमा एज अ टूल फॉर सोशल एक्सचेंज। सिनेमा का यूज़ सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए भी होता है, जैसे ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और पॉवर्टी रिडक्शन। ये फिल्म्स ग्लोबल इश्यूज़ पर फोकस करती है और इंटरनेशनल ऑडियंस को सोशल चेंज के लिए इंस्पायर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 Years a Slave, ये मूवी स्लेवरी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करते हुए इंटरनेशनल ऑडियंस को अवेयरनेस देने का काम करती है। अब हम देखते हैं सिनेमास का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट। फर्स्ट इज इमेज बिल्डिंग एंड नेशन ब्रांडिंग। सिनेमा अपने कंट्रीज इमेज को ग्लोबल लेवल पर बिल्ड करता है। कंट्रीज अपने फिल्म्स के ज़रिए अपने नेशनल आइडेंटिटी, वैल्यूज़ और कल्चर को प्रमोट करती है, जो उनकी ग्लोबल स्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल द फ्रेंच न्यू वेव, फ्रेंच सिनेमा ने अपने आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल कल्चर को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया और फ्रांस के कल्चरल डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन किया। सेकेंड इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड ग्लोबल रिलेशंस। फिल्म कभी कभी पॉलिटिकल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि फिल्म्स किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इनडायरेक्टली शेप कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना और हॉलीवुड। चाइना की ग्रोइंग मार्केट ने हॉलीवुड फिल्म्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई करने पर मजबूर किया है। थर्ड इज ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिप्लोमेसी। सिनेमा को यूज़ करके कंट्रीज अपने डिप्लोमेटिक इश्यूज़ को रेज करते हैं या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के इश्यूज़ को स्पॉटलाइट करते हैं। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को शेप करते हैं। सो नाउ कंक्लूजन। तो आज हमने अपने यूनिट नंबर 5 के 3 टॉपिक्स को समझा: इंटरनेट, म्यूजियम्स और सिनेमाज। इंटरनेट ने ग्लोबल कम्युनिकेशन, साइबर डिप्लोमेसी और सोशल मूवमेंट्स को स्पीड और रीच दी है, लेकिन साइबर वॉरफेयर और डिसइंफॉर्मेशन जैसे चैलेंजेस भी क्रिएट किए हैं। देन हमने देखा म्यूजियम्स अपने कल्चरल डिप्लोमेसी और रिपाट्रिएशन इश्यूज़ के थ्रू सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन करते हैं और कल्चरल एक्सचेंजेस को प्रमोट करते हैं। एंड देन सिनेमाज अपने सॉफ्ट पावर, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज
और ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ज़रिए इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करते हैं और सोशल चेंज को प्रमोट करने का एक टूल बन गए हैं। सो दिस वाज आवर यूनिट नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई you as soon as possible. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe to my channel.